तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2025 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। इस भर्ती में आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई, एएसआई, एलडीसी, इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है। आज हम कवर करने वाले हैं आवर्त सारणी, उनके तत्व एवं गुणधर्म, क्या क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि यहाँ से देखा जा रहा है कि हर शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न आवर्त सारणी से पूछे जा रहे हैं। देखो साइंस के कम से कम 10 प्रश्न तो आ ही रहे हैं, अगर 3 प्रश्न आवर्त सारणी से आ रहे हैं यानी कि आवर्त सारणी आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाएगा। आज 100 प्रश्नों को हम कवर करने वाले हैं। आज सुबह भी हमने 125 प्रश्नों को कवर किया था, जिसमें हमने मध्य प्रदेश और भारत की नदियों के सभी जितने भी प्रश्न आए हुए हैं और जो आगे आ सकते हैं उनको कवर किया था। तो आज सुबह जीके जीएस की वीडियो डाली थी, उसको भी आपको देख लेना है और इसको भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो, सारा एग्जाम एनालिसिस आप तक पहुंचता रहे। डेली एग्जाम एनालिसिस भी हम करवाते हैं, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। आइए देखते हैं सबसे पहले क्या शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आवर्त सारणी, तत्व, गुणधर्म, उनके परमाणु आकार पर 100 वन लाइनर प्रश्नों को हम कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो भाग 1 में क्या कवर करेंगे, मूलभूत गुणधर्म और आवर्तिता। तो सब चलिए अब देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व होते हैं, ठीक है। तो तत्वों से हम शुरुआत कर रहे हैं। कुल 118 तत्व आवर्त सारणी में पाए जाते हैं। इससे पहले आपके एग्जाम में प्रश्न आया था कि भाई आवर्त सारणी में तत्वों को कैसे समायोजित किया जाता है, तो वर्ग और आवर्त में समायोजित करते हैं। तो आगे प्रश्न पूछा जा सकता है कितने तत्व हैं, तो 118 तत्व टोटल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, किसी तत्व के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं, तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर किसी भी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। उसमें कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, उसके आधार पर उसके रासायनिक गुण काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में आवर्त की कुल कितनी संख्या होती है, तो आवर्त की संख्या होती है 7, ठीक है ना। तो ध्यान रखना आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। अब बात करते हैं कि आवर्त सारणी में ग्रुप कितने होते हैं, यानी कि समूह की संख्या कितनी होती है, तो 18 समूह होते हैं। तो ध्यान रखना 7 आवर्त होते हैं, 18 समूह होते हैं। आगे बढ़िए, हर तरह के प्रश्नों को लेंगे, जैसा आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है कि भाई ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता में क्या परिवर्तन होता है, दाएं से बाएं जाने पर क्या परिवर्तन होता है, उन सभी प्रकार के प्रश्नों को हम लेने वाले हैं। चलिए अगला देखिए, अगला है तत्वों की संयोजकता, यानी कि वैलेंसी क्या दर्शाती है, तो किसी अन्य तत्व के साथ में संयोजन करने की क्षमता को दर्शाती है तत्वों की संयोजकता। जिस तत्व की जितनी ज़्यादा संयोजकता होगी वह अन्य तत्व के साथ में उतना ज़्यादा संयोजन करेगा, उतना ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा। अगला, आवर्त सारणी में कौन से तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होते हैं, तो सबसे अधिक जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो हैलोजन समूह की होती है, जो कि समूह 17 होता है। तो ध्यान रखना समूह 17 सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होते हैं। समूह 17 को हैलोजन कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें भाई, जिन लोगों का आगे एग्जाम लगा हुआ है, चाहे आपका एमपी कांस्टेबल का एग्जाम हो या फिर एमपी एसआई या फिर एमपी एएसआई का एग्जाम हो, तो आप लोगों के पास में अभी एक बहुत बढ़िया मौका है, ठीक है। आप एमपी पुलिस कांस्टेबल के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स ले सकते हैं सक्सेस जंक्शन के। ये नोट्स आपको मात्र 179 रुपए में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अभी इन नोट्सों को पढ़ करके मात्र 6 दिन में इन नोट्स को खत्म करके अरविंद जी के 83 नंबर आए हैं, आपने देखा भी होगा, हमने उनका स्क्रीनशॉट भी लगाया था। कल एक भाई ने प्रश्न भेजे थे, उसका स्क्रीनशॉट लगाया था, उसके 80 नंबर आए हैं। इससे पहले राज वर्मा जी, जिन्होंने मात्र 4 दिन में इन नोट्स को कंप्लीट किया था, उनके 75 नंबर आए थे, ठीक है। इससे पहले दीपक महार जी, उनके 84 नंबर आए थे। तो अभी भी आपके पास है मौका, भाई आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी हुई है या नहीं हुई है, आप इन नोट्स को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी परचेज करके ख़त्म करके एग्ज़ाम देने जाइए। आप आराम से 80+ स्कोर जरूर करेंगे, चाहे जितने भी दिन आपके एग्जाम में बचे हुए हो, ठीक है। इसमें क्या क्या मिलेगा, तो मैथ, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, एमपीजी के, इन सब के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन थ्योरी नोट्स रहेंगे, कंप्लीट सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट रहेंगे, साथ ही साथ में सभी सब्जेक्ट की कंप्लीट मैराथन रहेगी। ये सब कुछ आपको इसमें मिलने वाला है, ठीक है ना। इसके अलावा एमपी एसआई की भर्ती आप जानते हैं बहुत दिनों के बाद आई है और आगे भी बहुत दिनों के बाद में आएगी, हाल फिलहाल आने की कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो एमपी एसआई की कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट, जितने भी आपके 8-9 सब्जेक्ट हैं, कंप्यूटर हो गया, साइंस हो गया, ठीक है, करंट अफेयर हो गया, तर्क शक्ति होगी, नागरिक शास्त्र हो गया, सब के कंप्लीट नोट्स मात्र 199 रुपये में आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये नोट्स प्राप्त कैसे करेंगे, तो बहुत ही छोटी सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको QR कोड दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको अगर एमपी पुलिस कांस्टेबल के नोट्स चाहिए तो मात्र
179 का पेमेंट करना है इसी QR कोड पर। अगर आपको MPSI के नोट्स चाहिए तो मात्र 199 का पेमेंट करना है। अगर आपको ये दोनों नोट्स एक साथ में चाहिए तो मात्र 300 रुपये का पेमेंट करके और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड करना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहां पर आगे की सारे नोट्स, सारे PDF, स्पेशल PDF, ये जो वीडियो बन रहा है इसकी PDF सब कुछ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से पेमेंट करके नोट्स लेकर के शामिल हो जाइए वर्दी की जंग में और एक वर्दी अपने ले लीजिए, चाहे आपको MP पुलिस कांस्टेबल मिल जाए, ASI LDC मिल जाए या फिर MPSI मिल जाए। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में कौन से तत्व सबसे अधिक विद्युत धनात्मक होते हैं? ऋणात्मक वाला हमने बता दिया ना, समूह 17 होता है। अगर धनात्मक की बात करते हैं तो वो है क्षार धातुएं, जो कि समूह 1 की जो है तत्व होते हैं। तो समूह 1 के तत्व सबसे ज़्यादा धनात्मक होंगे, समूह 17 के तत्व सबसे ज़्यादा ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, समूह 18 लास्ट में आता है, लेकिन उसके दो तत्व अक्रिय होते हैं, अक्रिय गैसें होती हैं वो, उनमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला देखिए, अगला प्रश्न, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की धात्विक प्रकृति यानी कि मेटेलिक कैरेक्टर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो धात्विक प्रकृति जो है वो घटती जाती है। बाएं से अगर दाएं जाएंगे तो धात्विक प्रकृति घटती चली जाएगी। अगला है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की धात्विक प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बाएं से दाएं जाने पर अगर घटती है तो ऊपर से नीचे आएंगे तो धात्विक प्रकृति इनकी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, जस्ट अपोजिट होता है, तो ये ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती जाती है। अगला देखिए, क्या आवर्त में बाएं से दाएं तत्वों की आयनीकरण ऊर्जा बढ़ती जाती है, घटती है? तो अगर बाएं से दाएं जाएंगे तो आयनीकरण जो ऊर्जा है वो सामान्यतः बढ़ती जाती है। ठीक है, ये प्रश्न आगे पूछा जा सकता है, अभी पूछा नहीं गया है लेकिन आगे जरूर पूछेंगे। अगला, समूह में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की आयनीकरण ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये घटती जाती है। देखो, जो चीज़ बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगी वो ऊपर से नीचे आने पर घटेगी, इतना आपको ध्यान रखना है। तो एक चीज़ अगर आप याद कर लेंगे तो दूसरी अपने आप आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो आयनीकरण क्षमता ऊपर से नीचे आने पर घटती है, बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। आगे बढ़िए, अगला है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। कौन सा है? फ्लोरीन। समूह 17 हैलोजन वर्ग का पहला तत्व फ्लोरीन होता है और ये सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है। अगला, सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? तो सीजियम। समूह 1 का पहला तत्व सीजियम होता है, तो सबसे ज़्यादा विद्युत धनात्मक कौन होगा? सीजियम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, उत्कृष्ट गैस, ये कौन से समूह की गैसें होती हैं? तो उत्कृष्ट गैस जो है वो समूह 18 के गैसें होती हैं। संयोजन संख्या कितनी होती है? तो भाई समूह 18 की जितनी भी अक्रिय गैसें होती हैं उनकी संयोजन क्षमता 0 होती है। ठीक है, क्योंकि समूह 18 जो आपका ऑर्गन वगैरह हो गया, नियोन, जिनोन हो गया, ये सब कुछ 0 इनकी होती है संयोजकता, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह कौन सा गुण है जो परमाणु के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता को मापता है? तो विद्युत ऋणात्मकता जो है, जो जितना ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होगा वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। ठीक है ना, तो कौन सा गुणधर्म है? विद्युत ऋणात्मकता है जो यह मापती है कि इलेक्ट्रॉन में मतलब इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता कितनी है। ठीक है, चलिए अब हम भाग 2 चालू करते हैं, जिसमें परमाणु त्रिज्या और उनके आकार से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, परमाणु त्रिज्या यानी कि एटॉमिक रेडियस की परिभाषा क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले नाभिक के केंद्र से सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन कोष की दूरी को ही हम क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या कहते हैं। ये मान लीजिए नाभिक है, इसका केंद्र है, सबसे बाहरी कोष जो है वो जितना ज़्यादा दूर होगा उसी को हम क्या कहेंगे? परमाणु त्रिज्या कहेंगे। परमाणु त्रिज्या पर 2-3 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। चलो देखो, अब देखो ये प्रश्न एग्जैक्ट ऐसा ही पूछा गया था परसों वाले एग्जाम एनालिसिस में। आपने देखा होगा कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या सामान्यतः घटती चली जाती है। क्या होती है? घटती जाती है। अगर ये घटती चली जाएगी तो भाई ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा? ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट होता ही आप जानती हैं। तो देखो, परमाणु त्रिज्या घटने का मुख्य कारण क्या होता है? तो घटने का तो बता ही दिया, बाएं से दाएं जाओगे घटेगा, लेकिन क्यों घटती है? रीजन भी आपसे पूछा है। तो अगर आपसे रीजन पूछे तो भाई नाभिकीय आवेश में वृद्धि। जब बाएं से दाएं जाते हैं तो नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती चली जाती है, इस वजह से परमाणु त्रिज्या घटती जाती है। इलेक्ट्रॉन एक ही कोष में जुड़ते हैं तो परमाणु त्रिज्या घटती चली जाती है। अब इसका जस्ट उल्टा पूछ रहे हैं कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऊपर से अगर नीचे जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। अगला देखिए, परमाणु त्रिज्या बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? देखो, घटने का कारण बता दिया, तो भाई बढ़ने का भी तो कोई ना कोई कारण होगा। तो देखो, नए ऊर्जा कोषों का जुड़ना, जैसे ऊपर से नीचे आते जाते हैं तो नए ऊर्जा कोष इसमें ऐड होते चले जाते हैं। जब ऐड होते चले जाएंगे तो क्या होगा? परमाणु त्रिज्या बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
किसी आवर्त में सबसे बड़ा परमाणु आकार किसका होता है? तो भाई जो सबसे बाएं स्थित होगा, जैसे कि क्षार धातुएं सबसे बाएं स्थित होती हैं तो सबसे बड़ा परमाणु आकार होता है। जैसे जैसे दाएं चलते चले जाएंगे परमाणु आकार घटता चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे बाएं जो होता है कौन होती है? क्षार धातु होती हैं, इनका परमाणु आकार सबसे बड़ा होता है। आगे बढ़िए, किसी आवर्त में सबसे छोटा परमाणु आकार किसका होता है? तो जो सबसे दाएं स्थित होगा, यानी कि जो हैलोजन तत्व होते हैं, तो वो समूह 18 को इसमें काउंट नहीं करते। क्यों? समूह 18 तो अक्रिय गैसें हैं भाई, उनकी संयोजन क्षमता 0 है, तो उनको क्या काउंट करना है भाई? जो 0 है वो 0 है। ठीक है, तो सबसे दाएं हम किसको मानते हैं? हैलोजन को मानते हैं। तो सबसे छोटा परमाणु आकार किसका हो जाएगा? हैलोजन तत्वों का हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, आवर्त सारणी में सबसे छोटा परमाणु आकार किसका होता है? तो जो सबसे ऊपर स्थित होता है हीलियम, सबसे छोटा परमाणु आकार किसका होगा? हीलियम का होगा। अगला, आवर्त सारणी में सबसे बड़ा परमाणु आकार किसका होता है? तो फ्रेंसियम, जो एकदम शुरुआत में होता है, फ्रेंसियम और सीजियम। भाई समूह 1 के जो तत्व होते हैं एकदम शुरुआत में होते हैं, ठीक है, और बाएं साइड पे पहले तत्व होते हैं, तो सबसे बड़ा परमाणु आकार किसका होगा? फ्रेंसियम और सीजियम का होता है। अगला, धनायन यानी कि कैटायन का आकार उसके मूल परमाणु से बड़ा होता है या छोटा होता है? तो कैटायन का आकार जो है वो छोटा होता जाता है। क्यों छोटा हो जाता है? क्योंकि ये जो है वो इलेक्ट्रॉन खो देता है। इलेक्ट्रॉन खोने की वजह से धनायन यानी कि कैटायन का जो आकार होता है, परमाणु आकार, वो बड़ा हो मतलब छोटा होता चला जाता है। अगला देखिए, अगला है जो ऋणायन होता है, जिसे हम एनायन कहते हैं। एनायन का आकार उसके मूल परमाणु से बड़ा होता है, छोटा होता है। तो देखो, जब उसका आकार छोटा है तो इसका जस्ट अपोजिट होगा। तो कैटायन अगर मतलब छोटा होता है तो एनायन क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। क्यों बड़ा होगा? इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के कारण। इलेक्ट्रॉन इसको प्राप्त होते जाते हैं, इसलिए इसका परमाणु आकार बढ़ता चला जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में किसका आकार सबसे बड़ा होता है? तो सबसे अधिक ऋण आवेश वाले आयनों का आकार सबसे बड़ा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में किसका आकार सबसे छोटा होता है? तो सबसे अधिक धन आवेश वाले का आकार सबसे छोटा हो जाएगा। चलिए अगला है, देखो, वॉन्डर वाल त्रिज्या यानी कि वॉन्डर वाल्स रेडियस का उपयोग किस प्रकार के अणुओं के लिए किया जाता है? तो अक्रिय गैस और गैर बंधित परमाणुओं के लिए वॉन्डर वाल त्रिज्या का उपयोग करते हैं। अगला देखिए, सहसंयोजक त्रिज्या यानी कि कोवलेंट रेडियस का उपयोग किस प्रकार के परमाणुओं के लिए किया जाता है? तो सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए परमाणुओं के लिए सहसंयोजक त्रिज्या का इस्तेमाल किया जाता है। चलो अब अगला पार्ट शुरू हो रहा है कि तत्वों के विशिष्ट गुण, यानी विशिष्ट तत्व कौन कौन से होते हैं और उनके विशिष्ट गुण कौन कौन से होते हैं। तो गुणों पर हम आगे प्रश्न देखने वाले हैं। चलो पहला प्रश्न है, देखिए भाग 3 का, कि परमाणु क्रमांक 1 वाला तत्व कौन सा? अब इसमें हम परमाणु क्रमांक को देख लेंगे ना, कभी कभी पूछते हैं भाई इसका परमाणु क्रमांक कितना है, तो वो सब देख लेते हैं। तो देखो, जो हाइड्रोजन होता है जिसको हम सूत्र में H लिखते हैं, तो H का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 1 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन से तत्व धातु, अधातु, उपधातु तीनों गुण दर्शाते हैं? तो ये जो उपधातु होते हैं जिन्हें हम मेटलॉइड्स कहते हैं, तो मेटलॉइड्स जो हैं वो धातु, अधातु और उपधातु तीनों के गुण धर्म दर्शाते हैं। अगला, एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है कौन सी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे पूछा जाएगा। तो ये आपकी ब्रोमीन है। ठीक है, ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला, ये देखो, ये कई बार पूछा गया, आपने तो एग्जाम दिया होगा तो जरूर देखा होगा। एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है कौन सी है? तो वो पारा है, जिसे हम मरकरी कहते हैं। सूत्र इसका Hg होता है। तो एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में होती है क्या है? Hg। अगला, समूह 1 के तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? इन्हें हम क्षार धातुएं कहते हैं, यानी कि एल्काइली मेटल्स कहते हैं समूह 1 के तत्वों को। आगे, समूह 2 के तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो समूह 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं, एल्काइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, याद रखिएगा। अगला, समूह 17 के तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो समूह 17 भी आपको बताया था, हैलोजन तत्वों के नाम से जाने जाते हैं, सबसे ज़्यादा ऋणात्मक होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसीलिए आवर्त सारणी में सबसे ऋणात्मक तत्व कौन सा है? समूह 17 का पहला, यानी कि फ्लोरीन। अगला देखिए, समूह 18 के तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो समूह 18 के तत्वों को हम उत्कृष्ट गैसें कहते हैं, नोबल गैसेस कहते हैं, अक्रिय गैसें कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। सहसंयोजकता 0 होती है, यानी ये कोई बॉन्ड नहीं बनाते हैं। अगला, संक्रमण तत्व आवर्त सारणी में किस ब्लॉक में है? तो जो संक्रमण तत्व है उनको आवर्त सारणी में डी ब्लॉक में रखा गया है। चलिए अगला देखिए, आंतरिक संक्रमण तत्व जो होते हैं आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में है? तो आंतरिक संक्रमण तत्वों को F ब्लॉक में रखा गया है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम सबसे हल्की धातु है, ये आपके अभी एग्जाम में पूछा गया था। अगला, सबसे भारी धातु कौन सी है? ये अभी आबकारी में पूछा गया था। सबसे भारी धातु ओस्मियम होती है, 3 बार ये एग्जाम में पूछा गया था आबकारी में, तो MP पुलिस में ये जरूर आएगा। ठीक है, अगला,
किस तत्व का उपयोग कंप्यूटर चिप्स यानी कि सेमीकंडक्टर के रूप में किया जाता है? तो सिलिकॉन को जानते हैं आप, सिलिकॉन को सेमीकंडक्टर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसकी चिप बनती हैं जो कंप्यूटर में लगाई जाती हैं। आगे, उत्कृष्ट गैसों में सबसे अधिक क्रियाशील गैस कौन सी है? उत्कृष्ट गैस से अभी आपको बताया समूह 18 के तत्व, तो सबसे अधिक जो क्रियाशील होगी वो होती है जिनॉन, जिसका सूत्र Xe होता है, ध्यान रखिएगा। अगला, आवारा तत्व। आवारा तत्व किस तत्व को कहते हैं? तो हाइड्रोजन को भाई कहीं जगह नहीं मिलती है, इधर उधर भटकता रहता है, इसको हम कहते हैं आवारा तत्व। अगला, किस तत्व को मिट्टी के तेल में रखा जाता है? तो सोडियम या फिर पोटेशियम, दोनों को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है। अगला, किस हैलोजन का रंग बैगनी होता है? तो ये आपका आयोडीन जो होता है इसका कलर बैगनी होता है। सबसे अधिक गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट वाली धातु कौन सी है? टंगस्टन। इसीलिए टंगस्टन का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं? तो बल्ब में जो फिलामेंट लगा होता है इसके लिए हम टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये जल्दी पिघलता नहीं है ना, और बल्ब कितना गर्म हो जाता है, लेकिन जो फिलामेंट होता है वो उसका बना रहता है, तो फिलामेंट के रूप में टंगस्टन धातु का इस्तेमाल करते हैं। इसका सूत्र W होता है, याद रखिएगा। उस अधातु का नाम बताएं जो विद्युत की सुचालक होती है? तो ग्रेफाइट, जो कार्बन का एक अपरूप है, ये विद्युत की सुचालक होती है और अधातु होती है। अगला, किस तत्व को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम, सोडियम हो गया जिसका सूत्र Na है, पोटेशियम जिसका सूत्र K है, और लिथियम जिसका सूत्र Li है। इन तीनों को हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं, ठीक है। अगला, किस समूह के तत्वों को मुद्रा धातु कहा जाता है? कॉइनेज मेटल्स कहते हैं। तो समूह 11 जिसमें कॉपर होता है, सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, और इन सब से आप मुद्रा बना सकते हैं, इसलिए इसको मुद्रा धातुएं कहा जाता है। अगला, किस तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा +1 रहती है? तो जो क्षार धातुएं होती हैं, लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो हमेशा +1 रहती है। किस तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था -1 रहती है? तो फ्लोरीन, क्योंकि सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, तो इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो -1 होगी। अगला, कौन सी धातु सबसे अधिक आघातवर्धनीय होती है? तो ये आपका सोना होता है, सबसे अधिक आघातवर्धनीय होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा तत्व प्रकृति में सबसे ज़्यादा कठोर है? तो कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा कठोर है? तो ये आपका कार्बन का जो अपरूप हीरा होता है वो सबसे ज़्यादा कठोर धातु होती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम चलते हैं भाग 4 में। भाग 4 में हर एक पार्ट को कवर करेंगे हम, है ना, जिससे कि आवर्त सारणी से कोई प्रश्न आए तो आप आसानी से कर सकें। भाग 4 में है ब्लॉक और अन्य तत्वों को हम कवर करेंगे। पहला, आवर्त सारणी में एस ब्लॉक कहाँ पर स्थित होता है? तो बाएं तरफ से जो समूह 1 और समूह 2 होता है वो एस ब्लॉक कहलाता है, पहला समूह और दूसरा समूह, इसको हम एस ब्लॉक के अंतर्गत रखते हैं। अगला, आवर्त सारणी में पी ब्लॉक कहाँ पर होता है? तो समूह 13, दाएं तरफ समूह 13 से लेकर के 18 तक के जो तत्व होते हैं वो पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में होता है डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक पूछ रहे हैं, डी ब्लॉक के तत्व प्रायः रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं? तो ये अयुग्मित यानी कि अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ये लोग हमेशा रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। अगला देखिए, अगला है लैंथेनाइड्स का परमाणु क्रमांक कहाँ से कहाँ तक होता है? तो 58 से लेकर के 71 तक के परमाणु क्रमांक के जितने भी तत्व होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे? लैंथेनाइड्स कहलाएंगे। अगला है एक्टिनाइड्स का परमाणु क्रमांक कहाँ से कहाँ तक होता है? तो 90 से लेकर के 103 तक जितने भी परमाणु क्रमांक वाले तत्व होंगे वो एक्टिनाइड्स कहलाएंगे। अगला है अधिकांश एक्टिनाइड्स तत्व किस प्रकृति के होते हैं? तो ये रेडियोधर्मी तत्व होते हैं। ज़्यादातर जो एक्टिनाइड्स होते हैं वो रेडियोधर्मी तत्व होते हैं। अगला, उस उपधातु का नाम बताएं जिसका उपयोग कांच और सिरेमिक बनाने में किया जाता है? तो ये बोरोन है, बोरोन का इस्तेमाल कांच और सिरेमिक बनाने में करते हैं। अगला है उत्कृष्ट गैसों में कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो भाई रेडॉन, रेडॉन जो है वो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, जहरीली गैस भी होती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये ऊपर चली जाती है एकदम, ठीक है ना। अगला, परमाणु त्रिज्या की इकाई क्या होती है? पूछा जा सकता है। तो पिकोमीटर या फिर एंगस्ट्रॉम जो है वो परमाणु त्रिज्या की इकाई होती है। कौन सी उत्कृष्ट गैस सूर्य के वातावरण में खोजी गई थी? तो हीलियम जो है इसे उत्कृष्ट गैस कहते हैं और ये सूर्य के वातावरण में उपस्थित है। अगला देखिए, सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है पूरे ब्रह्मांड में? तो हाइड्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन पाया जाता है? देखो, अगर ब्रह्मांड की बात करें तो आपको बता दिया हीलियम, लेकिन अगर जो आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी की पपड़ी की बात करते हैं भूपर पट्टी पर, तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो अगर धातु की बात करते हैं तो वो कौन सी है? वो है एल्यूमिनियम, Al इसका सूत्र होता है। अगला, आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व होते हैं? तो छठवां और सातवां आवर्त जो है उसमें टोटल 32 यानी 32 एलिमेंट्स होते हैं। अगला, आवर्त सारणी में जादू संख्या यानी कि मैजिक नंबर्स क्या दर्शाती हैं? तो उत्कृष्ट गैसों के स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को मैजिक नंबर्स के द्वारा दर्शाया जाता है।
ठीक है। अब चलो, अब चलते हैं पार्ट 5 यानी कि भाग 5, जिसमें हम क्या करेंगे, मिश्रित तथ्य और अपवाद को कवर करेंगे। कौन कौन से अपवाद है और कौन कौन से मिश्रित जो है फैक्ट है। चलो, पहला प्रश्न है, क्या इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती या घटती है। तो भाई इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊपर से नीचे जाने पर सामान्यतः घटती जाती है। प्रश्न बन सकता है कि क्या चीज़ ऊपर से नीचे जाने पर घटती है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। अगला, किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। तो भाई जो सबसे ऊपर होगा क्लोरीन, फ्लोरीन से भी ज़्यादा जो है वो क्लोरीन की होती है। एक अपवाद है, देखो फ्लोरीन सबसे ऊपर है तो सबसे ज़्यादा इसकी होनी चाहिए, लेकिन ध्यान रखना फ्लोरीन की नहीं, क्लोरीन की सबसे अधिक जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, यह एक अपवाद है। अगला, कौन सा तत्व अपने समस्थानिकों यानी कि आइसोटॉप्स के कारण जाना जाता है। तो हाइड्रोजन अपने समस्थान को कारण जाना जाता है। हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन से हैं यानी आइसोटॉप्स कौन कौन से हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये जो है वो किसके मतलब हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स होते हैं। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ऑक्साइड की क्षारीय प्रकृति बढ़ती है घटती है। तो जो क्षारीय प्रकृति है वो घटती चली जाती है, बाएं से अगर दाईं ओर अगर आप जाएंगे तो क्षारीय प्रकृति घटती चली जाएगी, ठीक है। और इसके जस्ट अपोजिट अम्लीय प्रकृति क्या होगी, तो अम्लीय प्रकृति बढ़ती चली जाएगी। भाई अगर क्षारीयपन कम हो रहा है तो अम्लीयपन बढ़ेगा, सीधी सी बात है। अगला, सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था कौन सा तत्व दर्शाता है। तो ओस्मियम, जिसके +8 जो है ये ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाता है। तो ध्यान रखना सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था ओस्मियम की होती है। अगला, आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है। तो परमाणु क्रमांक, ये पूछा गया भाई जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किस आधार पर बनाई गई है, तो परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई गई है। अगला, मेंडलीव की आवर्त सारणी का क्या आधार था। तो इनका तो परमाणु क्रमांक था आधुनिक का, लेकिन जो मेंडलीव ने बनाई थी उसका आधार क्या था, परमाणु भार था। दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। मेंडलीव ने परमाणु भार पर काम किया और आधुनिक वाली परमाणु क्रमांक पर है। ये दोनों आपको याद रखना, कंफ्यूज हो जाओ नहीं तो। अगला, परमाणु त्रिज्या की तुलना में आयनिक त्रिज्या क्यों अधिक उपयोगी है। तो क्योंकि अधिकांश जो तत्व हैं वो यौगिकों में आयन के रूप में होते हैं, इसलिए आयनिक त्रिज्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, लिथियम और मैग्नीशियम के बीच के संबंध को क्या कहते हैं। इसको हम विकर्ण संबंध कहते हैं, यानी कि डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। अगला, कौन सा हैलोजन कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में रहता है। तो भाई आयोडीन जो है वो कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में रहता है, समूह 17 है, इसलिए इसको हैलोजन कहते हैं। हाइड्रोजन को किस समूह में रखने पर विवाद है। तो समूह 1 या समूह 17, इन्होंने ये कहा भाई या तो समूह 1 में रखो या समूह 17 में रखो, ठीक है ना। तो इन दोनों में विवाद है, इसलिए हाइड्रोजन जो है उसको अलग ही उठा करके रख दिया। तो भैया अपना अलग ही घर बना ले, समूह 1 या समूह 17 में रखने पर इसमें विवाद हो जाता है। अगला, वे तत्व जो अपनी प्रकृति में उभयधर्मी हैं वो कौन कौन से हैं। तो उभयधर्मी तत्व कौन कौन से हैं, तो उपधातु और कुछ धातुएं, जैसे एल्यूमिनियम जो है वो उभयधर्मी कहलाता है। सबसे कम गलनांक वाली अधातु कौन सी है। तो सबसे कम गलनांक वाली अधातु है हीलियम। अगला, उन तत्वों को क्या कहते हैं जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है। तो हम इसको डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाता है, इसी को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। अगला, आवर्त सारणी में रिक्त स्थान यानी कि जो गैप्स है छोड़ने का श्रेय किसको दिया जाता है। तो देखो मेंडलीव ने कुछ गैप छोड़ दिए थे, ये प्रश्न पूछा गया है, तो वो गैप जो है उसको भरने का काम, जिससे आगे कोई तत्व आए तो वो इसी गैप में अपने आप मतलब अपना स्थान पाता चला जाए, इसलिए मेंडलीव ने गैप छोड़ दिया था। मेंडलीव ने किस अज्ञात तत्व को एका सिलिकॉन नाम दिया। तो जर्मेनियम को, ये प्रश्न पूछा गया था, है ना। आप एनालिसिस देखना, आज से 2 या 3 दिन पहले पूछा गया था, मेंडलीव ने किस अज्ञात तत्व को एका सिलिकॉन कहा था, जर्मेनियम को। किस तत्व का उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। तो कार्बन जो ग्रेफाइट या फिर ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसे हम भारी तत्व कहते हैं D2O, तो दो कार्बन के रूप में ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है D2O होता है, इसको भारी जल को उसके मंदक के रूप में काम किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टरों में मॉडरेटर के रूप में इन दोनों का काम करते हैं, ग्रेफाइट का और ड्यूटेरियम ऑक्साइड का। अगला, सबसे अधिक घनत्व डेंसिटी वाला तत्व कौन सा है। तो ओस्मियम जो है वो सबसे अधिक घनत्व वाला यानी कि डेंसिटी वाला तत्व हो जाएगा। अगला, किस आवर्त को अपूर्ण आवर्त माना जाता है। तो 7वां जो आवर्त है इसको अपूर्ण आवर्त मानते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे जो मतलब नोट्स हैं वो स्पेशल क्यों हैं, उसको पढ़ने के बाद इतने अच्छे नंबर क्यों आ रहे हैं। देखो क्योंकि हमने जो अपने नोट्स में कवर किया है वो वही कवर किया है जो एग्जाम में पूछा जा रहा है ना। जैसे कि रेलवे कोड पूछे जा रहे थे, अभी तक रेलवे कोड किसी ने नहीं पढ़ाया है, हमने रेलवे कोड करवा दिए हैं। भाई मुरैना का कोड क्या है, भिंड का कोड क्या है, आपका जबलपुर का पूछा गया है ना, रीवा का पूछा गया है। इन रेलवे कोड्स को हमने कवर करवा दिया, इनकी नोट्स आपको दे दी है, ठीक है। इसके अलावा मेगावाट पे विद्युत पूछ रहे थे, तो विद्युत कितना उत्पादन होता है मेगावाट, उसकी वीडियो बना दी है। बांध पूछ रहे हैं, बांध की बना दी। जो भी नया पूछते हैं हम उसका वीडियो बना देते हैं, उसकी PDF भी जो लोग नोट्स लेते हैं उनको दे देते हैं। मानसिक अभिरुचि पूछी जा रही थी, 2 वीडियो हमने बनाई हैं, दोनों PDF हमने दे दी है। फ्लोर पजल पूछी जा रही थी, उसकी भी PDF आप लोगों को दे दी है। इसलिए हमारे नोट्स पढ़ करके लोगों के अच्छे नंबर आ रहे हैं, ठीक है भाई। चलो
अगला है किस समूह के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS² Np5 होता है। हेलोजन समूह होता है, 5 और 2 जोड़िए 7 हो जाएगा। तो बाहरी तत्व में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। समूह 17 के जो तत्व होते हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NS² और Np5 होता है। अगला देखिए, आवर्त सारणी में विद्युत ऋणात्मकता का मान बाएं से दाएं जाने पर क्यों बढ़ता है। तो प्रभावी नाभ की आवेश में वृद्धि के कारण बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती चली जाती है। अगला, धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर किस प्रकृति के होते हैं। तो धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, बेसिक जो है प्रकृति के होते हैं, ध्यान रखना। अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होंगे भाई, जब ये क्षारीय हैं तो ये अम्लीय होंगे, सीधी सी बात है ना, इसका जस्ट अपोजिट होता है। अगला, किस ब्लॉक के तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान क्यों होते हैं। क्योंकि उनका परमाणु क्रमांक जो है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, इसलिए उनके रासायनिक गुण भी समान होते हैं। अगला, उन तत्वों को क्या कहते हैं जो केवल एक प्रकार का आयन जैसे कि Na धनायन हो गया, Mg2 धनायन हो गया बनाते हैं। इस प्रकार के तत्वों को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मुख्य समूह तत्व। और ये कौन से तत्व होते हैं, S और P ब्लॉक के तत्व होते हैं। लैंथेनाइड संकुचन का मुख्य परिणाम क्या है। तो लैंथेनाइड संकुचन का मुख्य परिणाम क्या होगा, 5D और 4D श्रृंखला के जो तत्व होंगे वो लगभग समान आकार के होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व हैं जो प्राकृतिक रूप से पाए गए हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। तो ये है 94 तत्व, 94। अगला, एक आवर्त में परमाणु संख्या 11 से 17 तक परमाणु त्रिज्या क्यों घटती है। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण। देखो ये इतनी बार बार रिपीट क्यों हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये 2-3 बार पूछा जा चुका है अलग अलग टाइप में, तो अलग अलग टाइप के भी हमने कवर कर लिए हैं। अगला, प्रभावी नाभिकीय आवेश के बढ़ने के कारण जो है वो परमाणु संख्या 11 से 17 तक परमाणु त्रिज्या बढ़ती चली जाती है। अगला, आवर्त सारणी में किस समूह के तत्वों में सबसे पहले अस्थिरता होती है। तो समूह 1 के जो तत्व होते हैं, क्षार धातुएं होते हैं, उसमें सबसे अधिक अस्थिरता होती है, ये आपको याद रखना है। तो आज के आवर्त सारणी के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। लगातार हम बड़े बड़े वीडियो बना रहे हैं। सुबह 125 प्रश्नों की एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने नदियों को कवर किया था भाई, मध्य प्रदेश की नदियाँ, बाहर की नदियाँ, भारत की नदियाँ कहाँ पर कैसे निकलती हैं, कहाँ पर मिलती हैं, किसके किनारे क्या क्या स्थित है, उनको कवर किया था। और ये 100 प्रश्न हमने कवर कर लिए। इससे पहले 50 जो आपके रेलवे कोड है उनकी वीडियो हमने बनाई है, उनके भी मतलब कि PDF हमने आप लोग प्रोवाइड करा दी है ना। तो जिन लोगों का भी आगे एग्जाम हो, चाहे MPSI हो, ASI हो, LDC हो, कांस्टेबल हो, वो सब लोग अपने नोट्स प्राप्त कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके, ठीक है ना। तो बाकी आपको बता ही दिया भाई, MP कांस्टेबल और ASI LDC के नोट्स मात्र 179 रुपये में, MPSI 199 रुपये में, और जिनको ये दोनों नोट्स चाहिए वो मात्र 300 रुपये का पेमेंट करके अपने नोट्स से प्राप्त कर सकते हैं। अब भाई वीडियो को लाइक कर दो, इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, शेयर कर दो, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल के एग्जाम एनालिसिस में। अपने प्रश्नों को अपने नाम के साथ में 1 घंटे के अंदर यानी कि 1 बजे से पहले इस नंबर पर जरूर सेंड किया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।